हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का चैप्टर 8 परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो के लास्ट में मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। देखिए, सरल शब्दों में अगर हम लोग समझना चाहें तो परिवहन वह साधन है जो व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और यह जो आना जाना है वो स्थल, जल एवं वायु में होता है। सड़कें और रेल मार्ग जो स्थलीय परिवहन का भाग होते हैं, और जो दो और अन्य प्रकार है वो है जल मार्ग और वायु मार्ग। और पाइपलाइनें जो होते हैं वो तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। अब हम देखेंगे परिवहन के साधन, उनके प्रकार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि परिवहन 3 प्रकार के होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सड़क, दूसरा है रेलवे, तीसरा है पाइपलाइन। और जल परिवहन में देखिए सागरीय एवं महासागरीय और अंतःस्थलीय। और वायु परिवहन में देखिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय होता है और एक राष्ट्रीय होता है। सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए, सड़क हम उसे कहते हैं जो धरातल पर परिवहन के लिए जो बनाए गए मार्ग हैं उसे ही सड़क हम कहते हैं। और ऐसे मार्ग जो होते हैं वो क्या होता है, कठोर और समतल बनाए जाते हैं, समतल होते हैं। सड़कें समतल होने के कारण इसमें आसानी से, शीघ्रता से निरंतर जो है आना जाना संभव हो पाता है। और ज़्यादातर जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो संचलन होता है वो सड़कों पर ही होता है। और आरंभिक दिनों में देखिए मानव क्या थे, स्वयं अपने वाहक थे। वह कई दूरी तक जो है पैदल चल के चले जाते थे तथा अपनी जो वस्तुओं को भी वो खुद ही ढोते थे। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बाद के वर्षों में उन्होंने पशुओं का भी उपयोग करने लगे अपना बोझा ये सब ढोने के लिए। और परिवहन में क्रांति जो है वो 18वीं शताब्दी के बाद देखी गई, जब भाप इंजन का आविष्कार किया गया। देखिए, इसमें जो है कम दूरियों के लिए सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन की अपेक्षा सस्ती और लाभदायक होती है, क्योंकि सड़कें जो है वो क्या करते हैं ना, माल को परिवहन करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो वो घर घर जो वस्तु को वो घर घर पहुंचाते हैं। और रेल जो है वो सुविधा नहीं दे पाती है, इसलिए सड़क परिवहन जो होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है। महामार्ग, हाईवे। देखिए, महामार्ग क्या है, ये वो पक्की सड़कें होती हैं जो क्या है ना, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने का कार्य करती है। इसका जो निर्माण है वो कई प्रकार से किया गया है, जिससे कि उनमें कोई भी बाधा ना हो, मतलब अबाधित रूप से क्या है आवागमन हो सके। और यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए इसमें क्या है, अलग अलग यातायात लेन, फिर पुलों का निर्माण किया गया है, फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त ये जो होते हैं ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। और विकसित देशों में क्या है, प्रत्येक नगर जो है वो क्या है, नगर और पतन नगर वो महामार्ग द्वारा ही जुड़े हुए हैं। वे एक दूसरे से जो है महामार्ग द्वारा जुड़े हैं। सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ेंगे उन कारकों के बारे में, उस फैक्टर्स के बारे में जो सड़क परिवहन को प्रभावित करते हैं। पहला देखिए धरातल। धरातल जो है वो समतल भूभाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, सड़कों के विकास के आधार होते हैं। विश्व के अधिकांश सड़कें जो है वो क्या है, इसी कारण ही मैदानी भागों में पाई जाती हैं। दूसरा देखिए कठोर धरातल, हार्ड सरफेस। जो सड़कों का जो विकास है वो ढालू भूमि की भांति जो है दलदली एवं नीचे धंसने वाली जो भूमि है वो क्या करते हैं, इसमें महत्व, मतलब वो बाधा डालते हैं। तो इस रूप में देखिए, यदि कठोर या पथरीला या पठारी धरातल है तो वहां पर भी सड़कों का जो विकास है वो स्थायी रूप से एवं सरलता से होता है। और ऐसी सड़कें टिकाऊ होती है और उनका जो रख रखाव भी होता है, उनका खर्च भी जो है वो कम आता है। तीसरा देखिए घनी आबादी। इसमें देखिए अधिक अगर आबादी होगी, मतलब जब बस्तियां जो आसपास होती है या बड़े नगर कुछ दूरी के अंतर पर ही होते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए शीघ्र एवं कच्चे मार्ग एवं बाद में वो क्या है पक्के व स्थायी मार्ग बन जाते हैं। फिर देखिए खनिज एवं उद्योगों के केंद्र। जब भी खनिजों का खनन होता है या फिर नए उद्योग जो स्थापित किए जाते हैं, तो वहाँ देखिए निकट में जो कस्बे हैं वो तेजी से क्या होते हैं, सड़कें बनने लगती है। और ऐसे केंद्र जो है वो नगरों में आपस में क्या होते हैं, शीघ्र से जुड़ जाते हैं।
सामाजिक व राजनीतिक कारण, इसमें देखिए धर्म और समाज के कार्यों के लिए स्थापित विशेष नगर जो सारे विश्व में मध्य युग में तेजी से विकसित हुए, उन्हें क्या है राजधानियों से जो मेन मेन जो केंद्र होते हैं उनको क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। तो ये उस तरह से क्या और विकसित होते गया। तथा हम कह सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक कारण भी जो है सड़क परिवहन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग, मेजर रोड्स ऑफ द वर्ल्ड। पहला देखिए पैन अमेरिकन राजमार्ग, दूसरा है राजमार्ग एक ऑस्ट्रेलिया में जो कि है, फिर ट्रांस कनाडा राजमार्ग, फिर है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो भारत में है, और चीन राष्ट्रीय राजमार्ग। रेल मार्ग, रेलवेज, हम जो रेल में जो जाते हैं सफ़र करते हैं, देखिए इसका विकास जो है वो 19वीं सदी के मध्य में माना जाता है। और विश्व का जो पहला रेल मार्ग था उसका निर्माण जो है वो 1835 में इंग्लैंड में हुआ था। और यहाँ पे पहली रेलगाड़ी जो है वो मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में चली थी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहली रेलगाड़ी जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी तथा इसका जो निर्माण है वो कहाँ हुआ था। रेल परिवहन यात्रियों और माल को पटरियों पर चलने वाले वाहनों पर स्थानांतरित करने का एक साधन है। ये क्या है, पटरियों पर जो चलते हैं, मतलब ये पटरियों पर चलने वाले वाहन होते हैं जो यात्रियों एवं माल जो वस्तु होते हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विद्या है। ये क्या है, लंबी दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेल में सफ़र करते हैं, इस परिवहन का उपयोग करते हैं। लाइनों की चौड़ाई, अब देखिए हम लोग जो रेल पटरी जो होता है उनकी क्या है वो अलग अलग देशों में अलग अलग उसकी चौड़ाई पाई जाती है। जैसे कि सामान्यतः जैसे एक बड़ी हो गई मानक, फिर मीटर लाइन और छोटी लाइन, इस तरह से उसको वर्गीकृत किया गया है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, इसमें देखिए ये पूरा एक जो महाद्वीप है उसका जो पूर्वी और जो पश्चिमी छोर है उनको क्या करती है, वो मिलाती है। तो इसी को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा गया है। देखिए पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं और इनका निर्माण जो है वो आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। फिर इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग क्या है और पार कैनेडियन रेल मार्ग, इसलिए मैंने इसको संक्षिप्त में समझाया है। देखिए पार साइबेरियन रेल मार्ग, रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम से सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाती है। और दूसरा देखिए पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है वो कनाडा की 7050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। रेल मार्गों को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम वैसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो रेल मार्गों को प्रभावित करते हैं। पहला देखिए धरातलीय स्वरूप, धरातल जो है वो रेल मार्गों के विकास पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। ये जो है मैदानी भागों में मार्ग सीधे होते हैं लेकिन रुकावट पड़ते ही उनको भी क्या है, मुड़ना पड़ता है, जिससे मार्ग की जो लंबाई होती है या दो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। देखिए पहाड़ी भागों में रेल मार्गों और सड़कों का निर्माण जो है वो क्या है, कठिन होता है तथा बहुत ही खर्चीला भी होता है। अतः रेल मार्गों का जो निर्माण है वो अत्यंत मंद ढालों पर ही संभव हो पाता है। दूसरा देखिए जलवायु, अधिक वर्षा वाले भागों में जो है भूमि क्या होती है, दलदली होती है तथा कहीं जहाँ पे बाढ़ अधिक आते हैं वैसे जगह में रेल मार्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं तथा पुल जो है वो टूट जाती हैं, जिससे क्या है वहाँ का जो स्टेशन है वो डूब जाते हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में देखिए रेल मार्ग जो होते हैं वो बालू या फिर मिट्टी से ढक जाते हैं और जहाँ पे अधिक ठंडा रहता है हमेशा, जहाँ पे बर्फबारी होते रहती है, तो उन क्षेत्रों में क्या है, हिम के जमने से जो है वो यातायात जो है वो रुक जाती है और इनको साफ करने में जो है बहुत खर्च भी आता है। और तीसरा देखिए आर्थिक कारण, उन्नत देशों में रेल मार्गों पर आर्थिक तत्वों का जैसे जनसंख्या का वितरण, व्यापार व औद्योगिक प्रगति और उसके उपलब्ध साधन आदि का जो है प्रभाव जो है वो निश्चित रूप से रहता ही है। फिर देखिए राजनीतिक कारण, इनमें क्या है, राजनीतिक कारण में भी रेल मार्गों का जो विकास में बहुत ही सहयोग प्रदान करते हैं ये।
देश की सीमा सुरक्षा तथा राष्ट्रीय एकता का दृढ़ता संबंधी कारण जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखिए विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, मेजर रेलवे रूट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें मेन नाम सब लिखा हुआ है। देखिए पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, कैनेडियन नेशनल रेलवे, केप काहिरा रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। पाइपलाइन, इसमें देखिए जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि जल, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस परिवहन का प्रयोग किया जाता है। देखिए पाइपलाइनों द्वारा जो जल की आपूर्ति है सभी को पता ही है, जल की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा ही होती है। देखिए विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस जो होता है, जो एलपीजी गैस, इसकी आपूर्ति भी पाइपलाइनों द्वारा ही की जाती है। देखिए पाइपलाइनों का प्रयोग जो है वो तरलीकृत कोयला जो पिघला हुआ जो कोयला होता है उसके परिवहन के लिए भी किया जाता है तथा दूध को भी पाइपलाइनों द्वारा क्या है भेजा जाता है। जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें देखिए हम जलीय मार्गों द्वारा जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तब हम जल परिवहन का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए एक लाभ ये है कि इसमें क्या है मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो है महासागर जो है वो क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें आसानी से क्या है जहाज चला के जाया जा सकता है। देखिए इसमें लेकिन एक जरूरी चीज़ होता है जिसका आवश्यकता होता है कि दोनों छोरों पर पत्तन की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ पे आपके जो जहाज है वो जाके ठहरते हैं। फिर यह परिवहन जो है बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि जल का घर्षण जो स्थल की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। और जल परिवहन को समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्ग में विभक्त किया जाता है। इनको दो भागों में बांट के इसको अध्ययन किया जाता है। समुद्री मार्ग, सी रूट। अब देखिए समुद्री मार्ग जो है वो क्या है सभी दिशाओं में गए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो महासागर है वो क्या है, विश्व के सभी जो महासागर वो क्या है मिले हुए हैं एक दूसरे से। और इसमें क्या है किसी एक देश का नहीं बल्कि प्रत्येक देश जो है अपना जहाज क्या है उसमें स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इसमें जो समुद्री जल मार्ग में क्या होता है ना कि माल जो है वो बहुत ही सस्ते भाड़े में हम लोग क्या कर सकते हैं लाना आना या मंगवा सकते हैं, क्योंकि महासागर जो वो क्या है प्राकृतिक राजमार्ग है तथा इनको बनाने में कुछ खर्च नहीं लगते हैं, तथा इसलिए समुद्री मार्ग जो है वो बहुत ही सस्ते माने जाते हैं। अब देखिए विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग, मेजर सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहला देखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, फिर भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग एवं दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। इसमें से देखिए क्वेश्चंस जो है एग्जाम में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है इसका। या उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो है पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। मतलब ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ से वो पश्चिम यूरोप को, उन देशों को वो क्या करता है जोड़ने का काम करता है। तब विश्व का जो 1/4 विदेशी व्यापार है वो इसी मार्ग द्वारा ही होता है, इसलिए इसे विश्व का व्यस्तम व्यापारिक मार्ग कहा जाता है। आंतरिक जल मार्ग, इंटरनल वाटरवेज। देखिए इसमें वे जल मार्ग आएंगे वैसे मार्ग जो नदियों, नहरें या फिर झीलों में बनाए गए होते हैं। इसमें देखो नाव या फिर स्टीमर जो है वो क्या करते हैं यात्रियों को या फिर जो माल होता है, जो वस्तु होता है, उनको क्या करता है एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है पहुंचाता है। एवं देखिए आंतरिक जल मार्गों का जो विकास है वो कुछ कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली जो परिवहन प्रौद्योगिकी है, यही सब चीज़ें हैं जो इसमें निर्भर करता है। और फिर आंतरिक जलमार्ग जो है वो क्या है रूप में नदियों को जो है अधिक उपयोग किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। तो देखिए विश्व के कुछ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जलमार्ग, जैसे कि राइन जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग आदि। नहरें, कैनल्स। नहरों के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। देखिए इसमें देखिए महासागरीय नहरें के बारे में बताया गया है। वो क्या किए जाते हैं कि महासागरीय नहरें वे जोड़ने वाले जल मार्ग हैं जो व्यापार के लिए, जो मतलब बिजनेस के ये से किया जाता है तथा किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर ही बनाई जाती है।
ये किसी उद्देश्य को लेकर या फिर व्यापार के लिए ही ज़्यादातर ये कैनल्स बनाए जाते हैं। ऐसी नहरें दो सागरों या महासागरों को जोड़ने वाली होती हैं। ये क्या करती है, दो सागर या फिर महासागर को क्या करती है, जोड़ने वाला काम करती है। तथा ऐसे नहरों की जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और ताकि इसमें से बड़े बड़े जहाज जो है वो आना जाना कर सके। और ऐसे जहाजी नहरों के बन जाने से देखिए वहाँ का जो महत्व है, जल मार्गों का महत्व बढ़ा है, फिर व्यापार भी बढ़ा है, और फिर जो दो देशों की जो दूरियां होती हैं, दो स्थानों की दूरियां भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर देखिए इसमें विश्व के कुछ महत्वपूर्ण नहरें भी हैं, जैसे कि स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, मैनचेस्टर नहर, स्टेलिंग नहर, उत्तरी सागर की नहर। इसमें से देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में, तो इसको मैंने संक्षिप्त में समझाया है। आगे देखिए, स्वेज नहर, स्वेज कैनल जो है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, और इस नहर का निर्माण जो है 1869 में मिस्र में, इजिप्ट में, उत्तर में पोर्ट सैयद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य में किया गया है, जो कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। ये लगभग 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग देखिए 100 जहाज जो जलयान होते हैं वो क्या करते हैं, आना जाना करते हैं, तथा इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। और इस मार्ग का जो विशेष महत्व मतलब इस बात पर है कि इस मार्ग में जो है विभिन्न स्थानों पर, मतलब ये जो जहाज, ये जो नहर नहर में जो जहाज़ें जाती हैं तो वहाँ पे सारे स्थानों पर क्या है, ईंधन प्राप्त हो जाता है, मिलता है। तो इस नहर के बन जाने से देखिए यूरोप और सुदूर पूर्व के जो देश हैं उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, काफ़ी कम हो गई है। दूसरा देखिए पनामा नहर, पनामा कैनल। ये जो नहर है ये पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और ये नहर जो है इसको 1904 से लेकर 1914 के मध्य संयुक्त राज्य द्वारा ही बनाई गई है। और यह नहर जो है वो 72 किलोमीटर लंबी है तथा 12 किलोमीटर गहरी और लगभग 90 मीटर चौड़ी है। इसको पार करने में 24 घंटे का समय लगता है तथा प्रतिदिन इसमें जो है 50 जहाज जो है इसमें से आना जाना करती है। इस नहर के बन जाने से देखिए सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है, और यहाँ के जो पश्चिमी और पूर्वी तटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, कम हो गई है। इस नहर का जो है आर्थिक महत्व है वो स्वेज नहर की अपेक्षा क्या है, कम है। स्वेज नहर में अधिक आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका जो है उनसे थोड़ा सा कम है। फिर भी देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए हम लोग वायु परिवहन का जो है किसी दूर क्षेत्र में जल्दी जाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं, तथा इसमें देखिए समय तो कम लगता है बट ये बहुत ही महंगा होता है, खर्चीला होता है, और तीव्रगामी होने के कारण इसको क्या है, लंबी दूरी के लिए यात्रा करने के लिए क्या करते हैं, यात्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वरीयता देते हैं। तो इसमें क्या है, इसके द्वारा मूल्यवान जहाजी भार को तेजी से मतलब किसी भी पूरे देश में भेजा जा सकता है। वायुयान का जो है निर्माण बनाने मतलब करने के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंस चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है, जो जो चाहिए, इनमें आवश्यकता होती है, जैसे विमानशाला, फिर भूमि के उतरने या फिर ईंधन का रख रखाव, इन सारे सुविधाओं का क्या होता है, आवश्यकता होता है। और हवाई पत्तनों का भी जो निर्माण जो होता है बहुत ही अधिक क्या है, खर्चीला होता है, तो वो वैसे ही विकसित देशों में ही पाया जाता है अधिकतर, जहाँ पे औद्योगिकरण अधिक हुआ है या फिर अधिक संख्या में क्या है, यातायात उपलब्ध है। वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम वैसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो वायु परिवहन को प्रभावित करती हैं। पहला है जलवायु। जलवायु में देखिए ये जो है वायु परिवहन को विशेष प्रभाव पड़ता है इससे, क्योंकि भारी वर्षा, कभी तूफान, कोहरा या बर्फीली दशा जब हो जाती है या फिर घने बादल छाते हैं तो ये क्या है, मतलब वायु परिवहन को क्या करती है, बाधाएं पहुंचाती है। शुष्क व स्वच्छ आकाश जो है वैसी दशाएं होगी तो क्या है, हवाई उड़ान के लिए वो क्या है, उत्तम समझी जाती है, मतलब उसके लिए वायु परिवहन के लिए स्वच्छ आकाश का होना जरूरी है। दूसरा देखिए भूमि की बनावट। भूमि की बनावट जो है वो वायु परिवहन पर विशेष प्रभाव मतलब इसका पड़ता है, क्योंकि हवाई अड्डे जो है जहाँ पे हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए एक अच्छा मैदान होना चाहिए, जिसका धरातल जो है वो कठोर तथा समतल होना चाहिए।
तीसरा है आर्थिक तत्व। इसमें देखिए व्यापारिक उड़ान के आर्थिक आधार जो वो अन्य प्रकार के परिवहन के समान ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए सामान और यात्रियों की जो चढ़ाई और उतराई वहीं पर होती है जहां वायुयान सेवा की पर्याप्त मांग हो तथा जहां उन्हें यात्रियों, डाक और सामान की आपूर्ति मिलती रहे। देखिए उसके बाद देखिए विश्व के प्रमुख वायु मार्ग, मेजर एयर रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहला देखिए यूरोप और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के वायु मार्ग, यूरोप तथा एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच के वायु मार्ग, फिर है यूरोप तथा अफ्रीका के बीच वायु मार्ग और अमेरिका और एशिया के वायु मार्ग। संचार, कम्युनिकेशन, इसमें देखिए हम अपने बातों को या अपनी सूचनाओं को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं या फिर अपनी जो जानकारी उसको क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसे ही संचार कहा जाता है। तो लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया। मतलब वो बहुत अनेक मतलब अलग अलग विधियों का प्रयोग किया अपने बातों को क्या है दूसरों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो सामने हो या दूर में। तो इसमें सबसे पहला जो था वो क्या था, टेलीग्राफ और टेलीफोन, जो ये भी महत्वपूर्ण थे। उपग्रह संचार, सैटेलाइट्स जो होते हैं, ये कृत्रिम उपग्रह के आविष्कार ने सार्वभौमिक संचार के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया है। जैसे ये सैटेलाइट जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जैसे निर्माण किया गया, उनसे क्या है, इससे हमें संचार करने में क्या है अधिक सुविधाएं और भी प्राप्त हुई। फिर देखिए संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तीव्र क्षमता वाले प्रसारण का कार्य करते हैं, जिससे कि दुनिया में अलग अलग भागों में, चाहे वो दूर दूर ही क्यों ना हो, तो वैसे केंद्रों पर क्या करते हैं वो माइक्रोवेव के संपर्क के द्वारा जो है उनको दूर दूर देशों को या फिर जो केंद्र उनको क्या करते हैं आपस में जोड़ सकते हैं। साइबर स्पेस, इंटरनेट। देखिए एग्जाम में इंटरनेट क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेट विश्व में अनेक स्थानों पर लगे हुए कंप्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सूचना के संप्रेषण के लिए बनाई गई एक विशिष्ट प्रणाली है। इसको क्या किया जाता है, जो अलग अलग स्थानों पर, मान लीजिए आप अलग जगह पर है और आपके जो फ्रेंड है वो अलग जगह अलग स्थान पर है, तो इसमें क्या है अलग अलग कंप्यूटर के जो नेटवर्क है उनके माध्यम से क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के उनका सूचना को क्या किया जाता है, एक दूसरे को क्या कहते पहुंचाया जाता है, सूचना को एक दूसरे के हम लोग क्या करते हैं पहुंचाते हैं। तो कंप्यूटर का एक दूसरे से जुड़ा हुआ समूह नेटवर्क कहलाता है। इसके माध्यम से वे एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करते हैं। आप चाहे तो पूरे विश्व में आपका मतलब आपका जो दोस्त है या फिर कोई अगर आपका कोई रहता है रिलेटिव्स, आप चाहे तो किसी को भी क्या कर सकते हैं, अपना सूचना पहुंचा सकते हैं या फिर आप बात कर सकते हैं। किसके द्वारा, ये इंटरनेट के द्वारा। इसमें इसको जो है मूल रूप से इंटरनेट सूचनाओं का ही व्यापार कहा जाता है। मतलब इससे क्या हो रहा है, एक तरह से सूचनाओं का व्यापार ही इससे किया जाता है। आगे देखिए पार्ट 1 नज़र में इस चैप्टर्स के कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं और आगे इसमें इस चैप्टर्स के क्वेश्चन से दिए हुए हैं मैंने, तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।